नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखेंगे। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम इसमें आज इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर को याद भी करेंगे, जिससे आपको पेपर देने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर है। यहाँ पर आप देखिए बहुविकल्पी प्रश्न हमें दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 हमसे पूछा है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, प्रयोगशाला में या फिर संग्रहालय में। तो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे उनको अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी अभिलेखागार याद रखना है। इसके बाद नंबर 2 में आपसे पूछा है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण थाने में रोका जाता है तो वहाँ अपने बचाव के लिए अधिकार का उपयोग कर सकता है। किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के अगर थाने में रोक दिया जाए, पुलिस से उसे अगर गिरफ्तार कर ले, तो वह किस मौलिक अधिकार से अपने आप को बचाव कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ समानता का अधिकार, ये आपका गलत रहेगा। शोषण के विरुद्ध शायद ये ठीक रह सकता है, लेकिन हम और आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी नहीं रहेगा। संवैधानिक उपचारिक का अधिकार, तो यहाँ पर जो सटीक उत्तर रहेगा वो आपका रहेगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमें ऑप्शन डी पर टिक करना है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संसद का अंग नहीं। यहाँ पर आपसे संसद का अंग नहीं पूछा है। लोकसभा तो यहाँ तो है, राष्ट्रपति भी है, राज्यपाल, और यहाँ पर आपको दिया है राज्यसभा भी है और राज्यपाल। तो यहाँ पर राज्यपाल जो है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। ऑप्शन डी आपका राज्यपाल सही उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, न्याय समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। न्याय समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है। कार्यपालिका को, ये आप कर सकते हैं। विधायक को, ये भी कर सकते हैं। न्यायपालिका, ये आपका सही रहेगा। देखो, न्याय समीक्षा का अधिकार किसे किसे प्राप्त रहेगा, न्यायपालिका को। तो यहाँ पर हम किस पर टिक करेंगे, न्यायपालिका पर टिक करेंगे, ऑप्शन सी पर न्यायपालिका को। अब इसके बाद देखिए नंबर 5 में आपसे पूछा है, सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो सतत विकास लक्ष्य 16 है वो किस चीज़ से संबंधित है। वो भूखमरी से संबंधित है, जल और स्वच्छता से, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं से, या फिर उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं से। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं से है। ऑप्शन सी पर यहाँ पर हम टिक करेंगे। अब इसके आगे आप देखिए, इसके आगे आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थान। यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान में पूछा, यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित की मांग थी। भारत की किस निर्मित की मांग थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पादों की मांग थी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री नदी के किनारे स्थापित की थी। जो ईस्ट इंडिया ने पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पर स्थापित की थी, कौन सी नदी के पास की थी। नदी का नाम आपको याद रखना है, हुगली। नदी का नाम आप क्या याद रखोगे, हुगली। इसके बाद है नंबर 8, संताल विद्रोह सन में हुआ था। संताल विद्रोह कौन से सन में हुआ था, तो 1855। यहाँ पर आपको याद रखना है 1855। संताल विद्रोह 1855 में हुआ। प्रश्न नंबर 9 है, कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबके लिए है। कानून सबके लिए क्या है, यहाँ पर आप क्या बताएंगे। तो सही उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा कानून सबके लिए समान है। कानून सबके लिए कैसा है, कानून सबके लिए समान है। यहाँ पर आपको लिखना है कानून सबके लिए समान है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर हमसे पूछा है, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को हल करती है। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो विवाद होते हैं उन्हें कौन हल करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। कौन हल करता है उन्हें, सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। उत्तर यहाँ पर आपको लिख देना है सर्वोच्च न्यायालय। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रश्न 2 नंबर का रहेगा।
तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर सहित हम इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता किस सर्वेक्षण से लगाया जाता है। यहाँ पर हमें उस सर्वेक्षण का नाम बताना है। पूरा प्रश्न आपका वही रहेगा, सिर्फ किस किस स्थान पर हम उसका नाम लिखेंगे। तो उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और पेड़ पौधों का पता लगाने के लिए मृदा संरक्षण किया जाता है। कौन सा किया जाता है? मृदा। यहाँ पर किस किस स्थान पर आपके लगा देंगे? मृदा सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? वह कौन व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचने का पता बताया था? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा नामक एक व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत तक का रास्ता बनाया था, बताया था। तो वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली यात्री ने 1948 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 13 है, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से हैं? यहाँ पर आपको नील की खेती के दो मुख्य तरीके बताना है। उत्तर हम लिखेंगे, नील की खेती के दो मुख्य तरीके नीच व्यवस्था और रेती व्यवस्था। यहाँ पर आपको उत्तर याद रखना है, एक कौन सी व्यवस्था है? नीच व्यवस्था, और दूसरी रेती व्यवस्था। यहाँ पर दो नाम आपको याद रख लेना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 करने से पहले प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम आपको सभी विषयों के पेपर बता रहे हैं, IMP क्वेश्चंस बता रहे हैं, और साथ में उनका सोल्यूशन भी बता रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? जब बंगाल अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आया तो किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तर हम लिखेंगे, बंगाल में आर्थिक संकट के कारण किसानों को भारी कर यानी कि कर्ज और गरीबी का सामना करना पड़ा। कर, कर्ज और गरीबी, तीन नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए प्रश्न नंबर 15 है, खुशी और सुमित भाई बहन है। खुशी 20 वर्षीय एवं सुमित 15 वर्षीय है। दोनों में से किसे वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा? तो यहाँ पर आप देखिए 20 वर्षीय कौन है? खुशी है। हमारे यहाँ जो है वयस्क मताधिकार वो 18 वर्ष से होता है, यानी कि जो खुशी है उसको वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, खुशी को वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा क्योंकि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, और यहाँ पर खुशी की आयु हमें 20 वर्ष दी गई, यानी कि 18 वर्ष से अधिक है, इसलिए इसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, सुमित को नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए प्रश्न नंबर 16 है, गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर काम करती है? जो गठबंधन सरकार होती है कौन से मुद्दों पर काम करती है? यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, गठबंधन सरकार नीतिगत प्राथमिकताओं, आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन जैसे मुद्दों पर काम करती। कौन कौन से मुद्दे याद रखना है? नीतिगत प्राथमिकताओं पर, आर्थिक सुधार पर, सामाजिक न्याय पर और राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन जैसे मुद्दों पर काम करती है। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? यहाँ पर आपसे दो प्रश्न पूछे, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो चलिए इसका उत्तर हम देखेंगे, वन सत्याग्रह मुख्य रूप से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1930 आपको याद रखना, 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। 1930 में हुआ था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था, जहाँ ब्रिटिश वन कानून के खिलाफ आदिवासी समुदायों ने विरोध किया। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 है, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? यहाँ पर हम इसका उत्तर देखेंगे, 1824 में कंपनी के भारतीय सैनिकों यानी कि सिपाही जो थे ने बर्मा जाने से मना कर दिया, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के कारण वे समुद्र पार करने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे उनकी जाति भ्रष्ट होने की आशंका थी। उन्हें यह था कि भाई अगर हम इस मार्ग से जाते हैं
अगर हम समुद्र के मार्ग से जाते हैं तो उनकी जो जाति है, उनका जो जाति धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस कारण उन सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? तो चलिए देखते हैं अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि वे एशिया और अफ्रीका के पिछड़े समाजों को शिक्षित करें। किसे शिक्षित करना था? एशिया और अफ्रीका के पिछड़े समाजों को शिक्षित करना, यानी कि उनको पढ़ाना लिखाना और सभ्य बनाना। पश्चिम विचारों, शिक्षा, विज्ञान और तर्क का प्रसार करें जिससे वे उच्च स्तर पर पहुंच सके। अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन यही था कि वो पिछड़े वर्गों वालों को समाज में शिक्षा दें, उन्हें सभ्य बनाएं, उनके विचार और शिक्षा पर जोर दें। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 है, भूसंकलन रोकने की प्रमुख प्रविधियां उपाय लिखिए। तो यहाँ पर हम भूसंकलन रोकने के उपाय बताएंगे। उत्तर है, भूसंकलन रोकने के लिए वनस्पति आवरण बढ़ाना। हमें क्या करना चाहिए? वनस्पति आवरण बढ़ाना चाहिए। जल निकासी के लिए नालियां बनाना चाहिए। प्रतिरोध दीवारें बनाना, ढलानों को समतल करना और कटाव रोकना जैसे उपाय किए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? जो सरकार है वो किसानों को किस प्रकार कृषि के विकास में सहायता करती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे सरकार किसानों को सब्सिडी, आपने देखा होगा किसानों को सब्सिडी मिलती है। उसके बाद रियायती ऋण भी मिलता है, उन्नत बीज दिए जाते हैं, खाद भी दी जाती है, तकनीकी जानकारी उनको बताई जाती है। साथ में सिंचाई सुविधाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि विकास में मदद करती। पहला आपको याद रखना है, सब्सिडी देते हैं, रियायती ऋण दिया जाता है, उन्नत बीज, खाद, तकनीकी जानकारी और सिंचाई, इन जैसी सुविधाएं आपको कम से कम 1 से 6 तक सभी योजनाओं को याद रखना है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। क्या नहीं होता? राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। वहाँ सभी धर्मों को समान मान्यता है और किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। जो किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता और नहीं कहते कि कौन सा धर्म बड़ा है कौन सा छोटा है, कुल मिला के वो किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं करते हैं, बल्कि नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। यही हमारा धर्मनिरपेक्षता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 नंबर में पूछे हैं। प्रश्न नंबर 23 से सतत पोषणी विकास के सिद्धांत लिखिए। यहाँ पर हम सतत पोषणी विकास के सिद्धांत बताएंगे। उत्तर यहाँ पर आप देखिए, सतत पोषणी विकास के प्रमुख सिद्धांत है जीवन के सभी रूपों का सम्मान। इसका मतलब क्या होता है? जीवन के सभी रूपों का सम्मान, मानवीय जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव, समुदायों को सशक्त बनाना और सामाजिक आर्थिक समानता। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? विस्तार से लिखिए। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ मानव जीवन का आधार है, जो भोजन, आवास, सड़कें, उद्योग के लिए जगह प्रदान करती है, साथ ही वनस्पति जीव जंतुओं को आश्रय देती है और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। भूमि को महत्वपूर्ण क्यों बताया? भाई भूमि नहीं होगी तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, भूमि हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन का आधार है, मानव जीवन संभव है। यहाँ पर हमें भोजन मिलता है, आवास रहने के लिए घर मकान मिलते हैं, सड़कें मिलते हैं, उद्योग मिलती है और साथ ही वनस्पति जैसे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को आश्रय देती है। खनिज जैसे खनिज हमें बहुत सारे यहाँ पर खनिज प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का भंडार, इसलिए भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, उद्योगों में जोखिम कम करने के कोई 5 उपाय लिखिए। उद्योगों में जो जोखिम होते हैं उन्हें कम करने के उपाय हम लिखेंगे। उद्योगों में जोखिम कम करने के 5 उपाय। नंबर 1, जोखिम की पहचान करना और मूल्यांकन। नंबर 2, कर्मचारियों का प्रशिक्षण। नंबर 3, तकनीकी सुधार और प्रदूषण नियंत्रण। नंबर 4 है सुरक्षा नियमों और मानकों का पालन। नंबर 5, आपातकालीन तैयारी व प्रभावी संचार।
इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, किस प्रकार से युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, किसी राष्ट्र का भविष्य ऐसे जागरूक, शिक्षित, कुशल, जिम्मेदार और ऊर्जावान युवाओं पर निर्भर करता है जो सकारात्मक सोच रखते हैं, नवविचार को अपनाते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप चाहो तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।